स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर तनाव है। पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन लगातार कर रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की निर्मम हत्या के बाद कश्मीर के मौजूदा हालत पर बात करने के लिए हमारे साथ जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल साहब, जिस तरह से लेफ्टिनेंट उमर फयाज को मारा गया, आपका पहला रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज कश्मीर घाटी के हैं। उन्होंने अपने बल पर, अपनी मेहनत के जरिए एनडीए में दाखिला हासिल किया। उसकी कामयाबी के साथ एक सफल अफसर बनकर दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल में उनका दिसंबर 16 में कमीशन हुआ। वो इस वक्त अखनूर में तैनात थे। वहाँ से अपने परिवार के किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए कश्मीर घाटी लौटे थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी बीच बड़ी बेबरता के साथ उनकी हत्या कर दी गई। मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर घाटी के जितने भी नौजवान हैं, उन्हें इस हत्या का कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। एक तरफ तो कश्मीर का नौजवान नौकरी की फिराक में दर-बदर भटक रहा है। जैसे कि आपने हाल में देखा, जब सेना की भर्ती होती है तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर भर्ती में शामिल होने के लिए आते हैं। पुलिस की भर्ती होती है तो भी वहाँ पर बहुत तादाद में बड़ी मेहनत के साथ लोग कोशिश करते हैं, यही नौजवान, कि हम किसी तरह नौकरी पाकर अपने घर के जो हालात हैं उसमें सुधार ला सकें। तो लेफ्टिनेंट उमर फयाज जो था, वो एक ऐसा बहादुर नौजवान था। हमारी फ़ौज में कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है। जो भी नौजवान भर्ती होना चाहता है वो अपनी मेहनत, लगन, देश प्रेम के कारण भारतीय फ़ौज में भर्ती होता है। और इसी भावना के साथ लेफ्टिनेंट उमर फयाज फ़ौज में भर्ती हुए थे। आज का जो नौजवान है कश्मीर घाटी में, उसको इस घटना से सबक लेना चाहिए। इस घटना पर सभी को विचार करना चाहिए कि जिस तरह का आतंक कश्मीर में फैलाया जा रहा है, ये कश्मीर घाटी के नौजवान, वहाँ की आवाम के लिए सही नहीं है। उनको शायद अब विचार करना होगा, आपस में सलाह मशवरा करना होगा कि किस तरह से आतंक के जो आका हैं उनको एक्सपोज किया जाए और आम जनता में ये भावना फैलाई जाए कि आतंक से जो नुकसान हो रहा है वो कश्मीरी आवाम, जो कि शांति की भावना चाहते हैं, उनकी जो धन संपत्ति है उसका नुकसान, और आखिर में कश्मीर घाटी का जो डेवलपमेंट है, जो उन्नति हमारी सरकार वहाँ चाहती है कि वहाँ उन्नति हो, ये सब उसको विफल करने की कार्रवाई की जा रही है। जो साहब, उमर फयाज की हत्या को लेकर आक्रोश है। इंडिया गेट पर भी कल कैंडल मार्च निकाला गया। सेना अपने स्तर पर किस तरह की कार्रवाई करेगी और क्या मैसेज रहेगा सेना का घाटी में? देखिए, सेना लगातार कार्रवाई करते जा रही है कश्मीर घाटी में। हमारा मकसद है कश्मीर घाटी में माहौल को सुधारना।
और हमारी कार्रवाई घाटी में अमन शांति बहाल करने के लिए आर्मी और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं एकजुट होकर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। इस वक्त हमने कुछ सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन भी किए हैं। सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन जो मैं कहना चाहता हूं वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन से कुछ विभिन्न है। पहले जब घाटी में हालात बिगड़े हुए थे 1990 से लेकर और आगे के दिनों तक, उस वक्त लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किए जाते थे, जिसमें गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करके हाउस टू हाउस सर्च किया जाता था। इसमें आवाम को काफ़ी तकलीफ होती थी। इस वक्त हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो नौजवान आतंक फैला रहे हैं और गांव वालों की जो और वहाँ के शहर वालों की या शहरवासियों की जो दिनचर्या है उसमें बाधा डाल रहे हैं, उसमें सफल रहें। तो हमारा मकसद है कि जिस तरह का सेफ हेवन इनको गांव में और शहर में मिल रहा है, आतंकियों को बाकी शहरवासियों से या गांव वालों से अलग कर दिया जाए। इसीलिए हम लोग क्लियर और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आतंकवादियों को शहर और गांव जैसे इलाकों में शह न मिल सके। हमारी कार्रवाई ये है कि इनको जो है, जो वहाँ की आम जनता है जो इस तरह का माहौल नहीं चाहती, जो ये कुछ आतंकवादी हैं जो वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। आपने बहुत साफ तौर पर कहा कि सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन वो आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन कुछ लोग इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात 1990 के दशक के हो गए हैं, वहाँ पर उस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, सेना उस तरह की कार्रवाई कर रही है। देखिए, अगर जिस तरह की आप कार्रवाई देखेंगे कश्मीर में, ज़्यादातर जो माहौल बिगड़ा है वो साउथ कश्मीर में बिगड़ा है। इसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि अनंतनाग का इलाका है, शोपियां है, बदगाम है, पुलवामा है। इस इलाके में माहौल कुछ बिगड़ा है। तो इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि एक तो सबसे पहले हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे घुसपैठ रोकें, तो उस पर हमारा पूरा जोर दिया जा रहा है। हमारी जो फेंस है उसको मजबूत बनाया जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जिस तरीके से भी पार से घुसपैठ करने की कोशिश होती है उसे हम नाकाम कर सकें। और इसके अलावा जो अंदरूनी हालत साउथ कश्मीर की है, वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम माहौल सुधारने में सक्षम हों। उमर फयाज के जो कातिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही जल्दी और बहुत ही सफलता के साथ 3 आतंकवादी जो इस कार्रवाई में शामिल थे उनकी पहचान करने में कामयाबी हासिल करी है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इन 3 आतंकवादियों को या इनके अलावा अगर और भी कोई इस कार्रवाई में शामिल था उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें। सब क्या कारण आप मानते हैं? खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना कश्मीर के लोगों की मदद करती है, चाहे बाढ़ हो चाहे दूसरे संकट हो, लेकिन जो युवा हम हाल के दिनों में देख रहे हैं उसमें लड़कियां भी शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं सेना और सुरक्षा बलों ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है। देखिए, सेना जो है कश्मीर घाटी में, जैसे मैंने कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल में तैनात है। इनफैक्ट हमारी जो ज़्यादा नफरी है वो लाइन ऑफ कंट्रोल में है क्योंकि हम लोग घुसपैठ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को बहकावे में लाकर सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेट के जरिए या अन्य साधनों से इनको बहकाया जा रहा है। फौज के खिलाफ बहकाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बहकाया जा रहा है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बहकाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके जरिए वहाँ के नौजवानों को, वहाँ की आवाम को एक संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय फौज एक सक्षम फौज है। हम जहाँ भी कार्रवाई करते हैं हम ह्यूमन राइट्स का खास ख्याल रखते हैं। हमें जब हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं
हम गोलियां सिर्फ उस वक्त बरसाते हैं जब और कोई साधन हमारे सामने ना आए या फिर कोई हमारे ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश करे। नहीं तो जहां तक हो सके हमारी कोशिश ये रहती है कि वहां के जो आतंकवादी हैं, वहां के जो नौजवान हैं, उनको हम सही दिशा में ला सकें, उनसे बातचीत करके या जिस प्रकार से भी उनके जो वालिद वालिदैन माता पिता हैं उनसे बातचीत की जाती है कि अगर आपके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, अगर वो भटक गए हैं तो आप उन्हें समझाइए और हमारी आपके साथ कोशिश ये जारी रहेगी कि हम उन्हें सही रास्ते पर लाने में सफल। सर अभी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो पिछले 2 दिनों से नौशेरा रोजरी के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो खुद सेना प्रमुख हैं वो पीओके के उन इलाकों में मौजूद थे। कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं वो, तो ये किस तरह का एनरोलमेंट दिखाता है पाकिस्तानी सेना का आतंकी घुसपैठ के पीछे? देखिए, ये सब कार्रवाई घुसपैठ से ताल्लुक़ रखती है। जैसे मैंने बताया, वहाँ पे शायद फ्रस्ट्रेशन है कि घुसपैठ की कार्रवाई नहीं हो पा रही है सही तरीके से। घुसपैठियों का मकसद है कि जल्दी से जल्दी अंदर आएं क्योंकि मौसम सुधर गया है। वो नहीं चाहते कि कश्मीर का माहौल हिंदुस्तान की फ़ौज और अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं और जिस तरह से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है वो वहाँ का माहौल सुधारने में सफल हों। इसीलिए उनकी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी हमारे इलाके में भेजकर इस माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश की जाए। आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। इंटेलिजेंस सोर्सेज के जरिए जो हमारे को खबर मिलती आ रही है वो ये है कि यात्रा को भी विफल करने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो बार बार सभी लीडर अपने फॉरवर्ड इलाके का दौरा करते हैं, जैसे हमारे कमांडर करते हैं उसी तरीके से उनके कमांडर भी फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी इस तरह का दौरा होता है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसका मकसद क्या था इस दौरे का। क्या ये एक दौरा था जो कि किसी यूनिट को या किसी यूनिट के जवानों को मिलने सिर्फ उनके चीफ आए हैं या किसी और मकसद से आए हैं? इसका बार बार हम एनालिसिस करते रहते हैं और उस कार्रवाई को एनालाइज करके फिर हमें क्या कार्रवाई करनी है हम लोग अपनी विचारधारा बार बार आपस में मिलजुल कर हम कार्रवाई करते हैं। और अगर इस तरह से कुछ कार्रवाई होगी या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उसके लिए हम भी कार्रवाई करेंगे, विपरीत कार्रवाई हम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज तक से बात करने के लिए। आ गई सबसे बड़े फैसले की घड़ी। कल होगी कुलभूषण की फांसी पर सुनवाई। फैसले के पहले ही क्यों डरने लगा पाकिस्तान? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मिलेगा कुलभूषण को जीवन दान। हेग से कुलभूषण की खबर पर होगी आज तक की नजर। आईसीजे की सुनवाई के लिए हेग पहुंचा आज तक। हेग से गौरव सावंत बताएंगे पल पल की खबर। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हर हिंदुस्तानी बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण की फांसी वाली याचिका पर सुनवाई होगी। हिंदुस्तान की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे हेग पहुंच चुके हैं, मगर अदालत में सुनवाई से पहले ही पाकिस्तान खौफ से भर गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के पहले ही पाकिस्तान में खलबली। आईसीजे के फैसले के पहले ही डर गया पाकिस्तान। आईसीजे के फैसले को मानने से पाकिस्तान का इनकार।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भारत के लिए आएगी अच्छी खबर। उम्मीद यही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ज्यूरी कुलभूषण की जिंदगी बचाने पर अपनी मुहर लगा देगी। मगर आईसीजे के फैसले के पहले ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। उसे डर सताने लगा है कि उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने आदेश के पहले ही आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ने कहा है कि वो इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी बात नहीं सुनेंगे। मतलब साफ है कि पाकिस्तान नई पैंतरेबाजी के मूड में है। साख तो उसकी गिरती है जिसकी होती है, मगर पाकिस्तान तो दुनिया भर में बदनाम मुल्क है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंक की पौध उगाई जाती है, मगर कुलभूषण जाधव के मामले में बेशर्मियत का लवादा ओढ़े पाकिस्तान झूठ का ताना बाना लगातार बुन रहा है और सुनवाई से पहले ही उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। इंडिया को हर हालत में इस केस को जीतना ही होगा और अगर पाकिस्तान जो फाइनल फैसला आता है उसको मानता नहीं है, तब उनको ये या तो यूएनओ में लेके जाना पड़ेगा और हर एम्बेसी में ये मामला पहुंचाना होगा कि देखिए कैसे पाकिस्तान जुडिशियल मर्डर कर रहा है। कल कोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से क्या दलीलें दी जा सकती हैं, वो सुनिए। अब सवाल ये है कि अगर कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट भारत के पक्ष में आदेश देता है और पाकिस्तान उसे मानने से इनकार कर देता है, तो भारत के पास विकल्प क्या है? भारत साउथ एशिया समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। भारत पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बना सकता है। भारत पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सेना की ही अदालत में अपील कर सकता है। भारत पाकिस्तान के सेना प्रमुख से माफी की मांग कर सकता है। पाक राष्ट्रपति से सजा माफी की गुहार भी अंतिम रास्ता है। पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, कुलभूषण जाधव को कैसे बचाया जाए, और अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है तो उसे किस तरह घेरा जाए, इस बात पर भी विचार हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का झूठा दावा है कि जाधव को पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान के मशकेल इलाके में गिरफ्तार किया गया था। जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने, सिंध और बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप साबित हुआ है। पाकिस्तान की सैनिक कोर्ट ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई है। भारत की तरफ से कुलभूषण से मिलने के लिए 16 बार अपील की गई, मगर हर अपील को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। कुलभूषण अभी किस हाल में है और कहां है, फिलहाल किसी को ये जानकारी नहीं है। दुआ कीजिए कि कुलभूषण सकुशल हो। बहरहाल अब निगाहें इंटरनेशनल कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं जो हिंदुस्तान के हिस्से में खुशियां दे जाए और पाकिस्तान की कारगुजारियों का काला चिट्ठा खोल दे। तो कल सुबह 1.5 घंटे तक हरीश साल्वे भारत का पक्ष रखेंगे और दोपहर में लगभग 1.5 घंटे तक पाकिस्तान ये कहेगा कि आईसीजे का इस पूरे मामले में कोई दखल पाकिस्तान को मान्य नहीं। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई निर्णय देगा। भारत की कोशिश यही है कि पाकिस्तान को रोका जाए कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को जो उसने मृत्युदंड दिया है उस पर आगे की कार्रवाई न हो। भारत कोशिश ये कर रहा है कि कुलभूषण जाधव के लिए जितना ज्यादा समय संभव हो लिया जा सके। गौरव सावंत, द हेग, आज तक।